गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू क्रिएट्रिक्स चैनल माय डियर फ्रेंड्स। वी आर लाइव। तो बच्चों वापस आ गए हैं और आज आपके लिए एक नई यूनिट लेके आए हैं। और आप जानते हो पावर सिस्टम की सबसे बेहतरीन यूनिट आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फॉल्ट एनालिसिस। तो बच्चों ये बता दो सबसे पहले कितने लोग एक्साइटेड हैं इस यूनिट के लिए, क्योंकि ये यूनिट मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने आज तक कंप्लीटली प्रोवाइड की है, लेकिन हम करने वाले हैं। और मार्क माय वर्ड्स, अगले 15-20 दिन के अंदर फॉल्ट आपके लिए एकदम एक ब्रेड एंड बटर मैं कर दूंगा। इतना इजी कर दूंगा बेटा, मक्खन कर देंगे, मक्खन कर देंगे। ऐसे चुटकियों में बना दोगे सवाल, ऐसा फॉल्ट आपको करा देंगे। फॉल्ट के क्वेश्चन में आपसे फॉल्ट हो ही नहीं सकता, दैट इज अ गारंटी, दैट इज अ गारंटी। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले सब बच्चों को सेशन का लिंक शेयर कर देना है। सबसे पहले सेशन को लाइक कर देना है। आपके लाइक से ही मालूम चलता है कि कितने बच्चों तक हमारे इनिशिएटिव पहुंच रहे हैं, कितने बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इसके लिए बेटा लाइक करना जरूरी है और शेयर, जगह जगह पे शेयर। बेटा आग लगा दो एकदम कि सर ने फॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है, कोई मैच कर सकता है तो मैच करके दिखाए, मैच करके दिखाए। और आज बेटा सबसे बेसिक चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं, पर यूनिट सिस्टम से, ठीक है। लेकिन पर यूनिट एकदम कंप्लीट वे में नहीं पढ़ेंगे, कंप्लीट वे में मशीन में पढ़ा चुका हूं, मशीन के स्टार्टिंग लेक्चर्स में देख सकते हो। लेकिन बिल्कुल पर यूनिट सिस्टम का रिव्यू कराऊंगा और अगले लेक्चर में यह सिखाऊंगा इसका यूज पावर सिस्टम में कैसे आता है। चलो इसी बात पे स्टार्ट कर लेते हैं। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013. And presently I am working as a director at an academy for GATE department. बट मेरे बच्चों ये सब क्रेडेंशियल लॉन्ग रन में मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है बेटा, मैटर ये करता है कि इस चैनल के बच्चे इस साल टॉप 100 रैंक निकालने वाले हैं। इस चैनल के बच्चे इस बार हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। और उस विजन, उस मिशन के साथ, उस एनर्जी के साथ हम लोग डेली वर्क कर रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं। और एक भी दिन बेटा थक के हारते नहीं है, एक भी दिन बैठते नहीं है। आज आपको पता है मेरे 6 से 7 सेशन है, दोपहर 3 बजे से रात के 12 बजे तक। लेकिन बच्चों आपके लिए सब कुछ कर देंगे, आपके लिए सब कुछ कर देंगे, जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। अब इसके अलावा यार देखो, आपको अगर मेरी फ्री क्लासेस देखनी है तो ये URL है, यहां सारी फ्री क्लास मिलेंगी। अब बेटा अभी तक आपको लगता था कि आपको फ्री क्लासेस के लिए यूट्यूब पे आना पड़ेगा, बिल्कुल यूट्यूब है। लेकिन बेटा सबसे बेहतरीन खबर आपके लिए, अनअकैडमी ने अपना फ्री प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। यानी अब अनअकैडमी पे भी कंप्लीट कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि स्पेशल क्लास, जैसे कि टेस्ट सीरीज, जैसे कि कॉम्बैट क्विजेस, ये सब चीजें यानी कि थ्योरी से लेके प्रैक्टिस से लेके टेस्ट सीरीज तक सब कुछ बेटा फ्री मिलने वाला है। और फ्री मिलता है तो आपसे यह पूछा जाएगा आपको किसने बताया। आप क्या बताओगे, अंकित सर ने बताया। कैसे बताओगे बेटा, फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए अनअकैडमी के फ्री प्लान की चाबी है आपका कोड अंकित ESE, अंकित ESE, ठीक है। तो इनवाइट कोड मांगेगा, इनवाइट कोड में डाल देना अंकित ESE, क्योंकि आपके सभी फ्री इनिशिएटिव की एक ही चाबी। जल्दी से लिख दो यार चैट में, क्या चाबी है हमारी, किस चाबी से अनअकैडमी का ताला खुल जाता है, अनअकैडमी का पिटारा खुल जाता है, जल्दी से बता दो यार। अब इसके अलावा मेरे भाई अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए सबसे पहला वीडियो बुक, सबसे पहला वीडियो बुक गेट एंड ESE का आज तक का सबसे पहला वीडियो बुक, जिसमें इस चैनल के सारे लेक्चर, सारे PDF अरेंज सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर। बेटा जो चीजें आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलती उससे ज्यादा हम आपको फ्री कोर्स में करा के दिखाएंगे। दिस इज अ फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन व्हिच हैज बीन स्टार्टेड बाय अनअकैडमी। तो बेटा अनअकैडमी ने सारे शैकल्स को तोड़ दिया, अनअकैडमी ने सारे क्लीशेस को तोड़ दिया और फ्री एजुकेशन की बाढ़ ला दी है इस देश के अंदर। हर एग्जाम की तैयारी आज की डेट में यूट्यूब के माध्यम से, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। और बेटा कोई बीट कर सकता है तो बीट करके दिखाए। तो आप ये लिंक को याद रखेंगे और इसमें ये ध्यान रखना ये सब कुछ अपर केस में लिखना है, गेट लाइव, ठीक है। जो बच्चे लोअर केस में लिखते हैं वो कहीं और पहुंच जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, इसीलिए अपर केस लिखना है, ये याद रखना। अब इसके अलावा जो बच्चे प्लस पे आते हैं वो तो और अच्छे लेवल की एजुकेशन पाते हैं। कैसे, वहां इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर एक साथ मिलकर बैच बनाते हैं। बैच के वे में आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट किया जाता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है होमवर्क के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको मिलता है क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, हर संडे होता है बेटा टेस्ट, ताकि जो 6 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन आप 7वें दिन कर लो, उसका रिवीजन आप 7वें दिन कर लो।
इसके अलावा बेटा सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। मैं तो हर हफ्ता एक अलग से डाउट सेशन लगाता हूं कि जो बच्चे पीछे की रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनके सारे डाउट्स मैं निपटा पाऊं। तो आपके सारे थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल हर डाउट का आंसर दिया जाएगा अनअकैडमी में। और बेटा यहां भी सेम चाबी चलती है, चाबी एक ही है, ताले अनेक हैं। तो अनअकैडमी का पेड प्लेटफॉर्म भी अनलॉक करना है तो आपको कोड लगाना है मेरे भाई अंकित ESE, अंकित ESE। आइकॉनिक इसका बड़ा भाई है, आइकॉनिक सारे बेनिफिट देता है जो आपको प्लस प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन साथ ही साथ दे देता है बेटा एक पर्सनल कोच जो कि डे एंड नाइट आपकी तैयारी में जुट जाएगा, आपको मोटिवेट करके रखेगा कि बेटा पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, कैसे भी करना है, लेकिन एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो पढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। इसी उम्मीद के साथ आपके साथ लगा रहेगा पर्सनल कोच। ये आपके टेस्ट के एनालिसिस करके बताएगा आपकी वीकनेस क्या है, कैसे उसे इंप्रूव कर सकते हो। हर 2 हफ्ते में आपके लिए एक मोटिवेशनल सेशन लेगा। इसके अलावा आपका एक टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट बनवाएगा। इसके अलावा हर एजुकेटर जो कि आपके टॉप एजुकेटर्स हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हो, उनके साथ आपका जूम कॉल कराया जाएगा और सेम डे ये कोचेस आपका डाउट क्लियर करेंगे, सेम डे क्लियर करेंगे मेरे भाई। तो ये बेस्ट पार्ट है। और इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी अलग से मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी अलग से मिलेगा। अगेन तीसरा ताला, लेकिन बेटा चाबी सिर्फ एक, चाबी सिर्फ एक, अंकित ESE। तो अनअकैडमी में 3 ताले हैं, जो चाहो वो अनलॉक कर लो। फ्री प्लान की चाबी अंकित ESE, प्लस की चाबी अंकित ESE, आइकॉनिक की चाबी भी बेटा अंकित ESE। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर कुछ हटके, कुछ ऑसम होने वाला है। आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू, आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो। लेकिन बेटा सबसे पहले मंत्रा लिख दो, जहां ये डिजिटल बोर्ड हमारे कंप्यूटर जी लेक्चर को चालू कर देते हैं, लेकिन उसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है मेरे कंप्यूटर का, पासवर्ड क्या है। बहुत बच्चे लिखने लगे हैं, बहुत बच्चे लिखने लगे हैं, जल्दी से और बच्चे भी लिख दो, पासवर्ड डाल दो यार कंप्यूटर में, तभी ये कंप्यूटर आगे बढ़ेगा। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस यस यस, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट, वेरी गुड। चलो तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा पर यूनिट सिस्टम के अराउंड सेंटर्ड होने वाला है। फॉल्ट एनालिसिस की पहली सीढ़ी है, फॉल्ट एनालिसिस की बेटा पहली सीढ़ी है। इसके अंदर आपकी टोटल 3 सीढ़ी होती हैं। पहली सीढ़ी आज चढ़ेंगे, दैट इज द पर यूनिट सिस्टम। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है पर यूनिट सिस्टम। या पहले बात करेंगे उसके अंदर सिंगल लाइन डायग्राम की। सर जी ये सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है? बेटा देखते आप आ रहे हो सिंगल लाइन डायग्राम पिछली यूनिट से, लेकिन आपने ना कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये जो सर बता रहे हैं ना, ये सिंगल लाइन डायग्राम है। तो सिंगल लाइन डायग्राम बेटा एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है पावर सिस्टम का, जिसकी मदद से एक नॉर्मल यूजर के लिए, एक ह्यूमन के लिए पावर सिस्टम की टोपोलॉजी को समझना आसान हो जाता है। वो समझ जाता है भैया एक जनरेटर है, ट्रांसफॉर्मर है, लाइन है, सर्किट ब्रेकर है, लोड है, ये देख के समझना आसान रहता है। अगर इन सबके सर्किट खोल के एक साथ दिखा दे तो बेटा इतना जाल बन जाएगा, इतना ज्यादा पजल हो जाएंगे कि भैया कहां क्या लगा है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ये कहां वायर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, एक ऐसे क्रॉस कर जा रही है, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इसीलिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाया जाता है ताकि सिंपलिस्टिक वे में पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट भी कर सकें और पावर सिस्टम को समझ भी सकें। इसके लिए क्या बनता है? सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंप्लीफाइड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये वर्ड्स पे ध्यान देना मेरे भाई, वर्ड्स की बहुत केयरफुल चॉइस की गई है। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक माने हर एलिमेंट आपको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल से। और इसको शॉर्ट में कह देते हैं भाई SLD। क्या कह देते हैं सर? SLD। तो विद द हेल्प ऑफ SLD इंटरकनेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड देयर एसोसिएटेड कंपोनेंट कैन बी शोन, जो कि मैंने आपको बताया पावर सिस्टम के सारे कनेक्शन दिखाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SLD, विद द हेल्प ऑफ SLD। और ये पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के काम में आता है। यानी सर्किट से दिखा नहीं रहे हो, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी बेटा तब आप दिखा सकते हो सर्किट एनालाइज करने के लिए। तो ये क्या करता है? ये पावर सिस्टम की रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है। इट इंप्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम सो दैट द एंड यूजर कैन अंडरस्टैंड हाउ द कंपोनेंट्स आर connected and each component is represented by a symbol, each component is not represented by its equivalent circuit। समझ आया? सर्किट से रिप्रेजेंट नहीं करना है, रिप्रेजेंट किससे करना है? एक सिंबल से। चमका के नहीं चमका मेरे बच्चों को, चमका के नहीं चमका, ये बात। सिंगल लाइन डायग्राम का महत्व समझ में आया, महत्व समझ में आया। चलो मैं एक छोटा सा ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं अपने बच्चों के लिए। ये देखो, ये आया जनरेटर, ये आया भैया ट्रांसफॉर्मर,
ये दिखा दिया हमने सर्किट ब्रेकर, ठीक है। फिर ये दिखा दिया हमने ट्रांसमिशन लाइन। देखो पढ़ने में समझ आ रहा है ना एकदम कि सर बना क्या रहे हैं। फिर भाई यहां पे दिखा दिया एक और ट्रांसफॉर्मर, फिर यहां दिखा दिया लोड। इसे कहते हैं यार सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। इसमें बहुत सिंपलिस्टिक वे में पूरा पावर सिस्टम समझ आ जाता है, पूरा पावर सिस्टम समझ आ जाता है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, अगली बात करते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले बस बार देखो ये हमारी बस बार है, दिस इज योर बस बार, ठीक है। बस बार के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन जिसका सेंडिंग और रिसीविंग एंड आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा मेजरिंग इक्विपमेंट सीटी एंड पीटी मीटर्स, तो करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर और मीटर्स लगे हो सकते हैं। मीटर्स जैसे कि एम मीटर, वोल्ट मीटर, इस टाइप के मीटर्स लगे हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो शोन इन द सिंगल लाइन डायग्राम। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर एंड प्रोटेक्टिव रिले, जैसे मैंने ये बक्सा दिखाया था ना, ये बक्सा क्या बता रहा है, ये बता रहा है सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर भी दिखाना पड़ता है। अब यार क्या होता है ना, ये जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं इनका रोल एज सच सिंगल लाइन डायग्राम में खास नहीं होता, लेकिन जब प्रोटेक्शन की बात आती है और प्रोटेक्शन एनालिसिस आपका फॉल्ट एनालिसिस से ही जन्म लेता है, तो जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो फॉल्ट एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। फॉल्ट एनालिसिस करना बेटा जरूरी हो जाता है और तब आपको जरूरत पड़ती है इन सर्किट ब्रेकर्स की, तब इनको शो करना मजबूरी है, तब इनको शो करना जरूरी है। तो यार आपका डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या होता है एक एसएलडी बनाने के लिए, सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पहले इस पे बात करते हैं। इनकमिंग सप्लाई वोल्टेज, आउटगोइंग सप्लाई वोल्टेज, यानी देखो ऐसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है ना, तो आपको मालूम होगा कि भाई 11 केवी बाय 33 केवी है, तो दिस इज इनकमिंग, ठीक है, एंड दिस इज आउटगोइंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, ठीक है। इसके अलावा फॉल्ट लेवल ऑफ अ सिस्टम, फॉल्ट लेवल ऑफ अ सिस्टम, फॉल्ट लेवल क्या होता है सिस्टम का, ये आगे चल के पढ़ाऊंगा। फॉल्ट एमवीए, फॉल्ट करंट सब समझाऊंगा और एक एक चीज बेटा, एक एक चीज ऐसी क्लियर हो जाएगी ना, कांच की तरह चमक जाएगी। और लोड लिस्ट, यानी कि कौन कौन से लोड सिस्टम में लगे हैं। अलग अलग तरह के लोड हो सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, पैसिव लोड, कोई भी लोड हो सकता है। तो कौन कौन से लोड सिस्टम में लगे हैं उसकी भी लिस्ट हमें चाहिए होती है, तभी हम बना सकते हैं एक सिंगल लाइन डायग्राम। अब देखो यार सिंगल लाइन डायग्राम का ना यहां पे एक बेस्ट एग्जांपल दिया गया है, मैं आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। ये जी का मतलब है बेटा जनरेटर, जनरेटर में दिखाया है स्टार विद न्यूट्रल ग्राउंडेड थ्रू अ रिएक्टेंस। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है न्यूट्रल रिएक्टेंस, कि भाई न्यूट्रल आपका आइसोलेटेड नहीं है, न्यूट्रल खुला नहीं छोड़ा है, न्यूट्रल में एक रिएक्टेंस लगी है। फिर देखो यार ये क्या है, ये है सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। फिर क्या है बेटा हमारे पास, फिर है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन दिखाया है कि प्राइमरी साइड पे है डेल्टा और सेकेंडरी साइड पे है बेटा स्टार, क्या है स्टार। अब इसके बाद बीच में जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये है ट्रांसमिशन लाइन। फिर है भैया दूसरा ट्रांसफॉर्मर, ये कैसा है, ये उल्टी कॉन्फ़िगरेशन का, यानी कि स्टार डेल्टा। फिर से सर्किट ब्रेकर और ये आ गई आपकी मोटर। जब ऐसे कोई मोटर दिखाता है ना तो वो अक्सर होती है सिंक्रोनस मोटर। इसमें भी बता रखा है इसका न्यूट्रल पॉइंट एक रिएक्टेंस की मदद से ग्राउंड किया गया है। तो मेरे भाई ये बताओ मुझे समझ आया कि नहीं आया, सिंगल लाइन डायग्राम विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसका महत्व, इसके फायदे समझ पा रहे हो या नहीं। और यार लाइक करते रहा करो, अटेंड किया करो क्लास में घुसते हो सबसे पहले लाइक बटन दबाया करो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सर्किट ब्रेकर मैंने वही बताया था रेक्टेंगुलर ब्लॉक से शो करते हैं, इनको शो करने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन में बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रोटेक्शन में बहुत जरूरी है। रुपेश पूछ रहे हैं सर सर्किट ब्रेकर क्या होता है। बेटा इतना तो तुमने कभी ना कभी सुना होगा, घर के अंदर एमसीबी लगी है, एमसीबी को भी कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो छोटा सर्किट ब्रेकर है जो कि सर्किट को खोलने के काम में आता है, सर्किट को खोलने के काम में आता है। रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट किया,
बेटा रिएक्टेंस इसलिए कनेक्ट किया न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए, इसको ना कनेक्ट करके क्या नुकसान होते हैं ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, फॉल्ट के बाद में ना आपको एक छोटा सा लेक्चर कराऊंगा न्यूट्रल ग्राउंडिंग का, कि न्यूट्रल को ग्राउंड करना क्यों जरूरी है ये समझ लो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सिस्टम में आर्क बन सकती है और आर्क आपके इंसुलेटर को डैमेज कर सकती है। ठीक है, चल अब यार इंपीडेंस डायग्राम क्या होता है, सिंगल लाइन डायग्राम समझ आए, इंपीडेंस डायग्राम क्या होता है। सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर बेटा अगर हर एलिमेंट को उसके सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाए तब हम कहते हैं इंपीडेंस डायग्राम। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, कि अगर हर एलिमेंट को सर्किट से दिखाओ, जैसे ये देखो ये जनरेटर है, तो बेटा यहां पे ना ये वाला पार्ट जनरेटर आ गया, मैं ब्लैक मार्कर का यूज कर लेता हूं। देखो ये वाला पार्ट आपका जनरेटर आ गया भाई, जनरेटर आया। अब इसके बाद बेटा ये आपका टी मॉडल आ गया ट्रांसफॉर्मर का, टी मॉडल किसका आ गया, ट्रांसफॉर्मर का। फिर ये पाई मॉडल आ गया बेटा ट्रांसमिशन लाइन का, फिर टी मॉडल फिर से आ गया ट्रांसफॉर्मर का, और फिर लास्ट में क्या आ गया, मोटर। इसे कहते हैं इंपीडेंस डायग्राम, क्योंकि इस डायग्राम में सभी एलिमेंट्स की इंपीडेंस दिखाई गई है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ये बात क्लियर हुई। तो देखो जनरेटिंग स्टेशन जो है इट इज वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ठीक है, अभी आगे चल के बताऊंगा कि रेजिस्टेंस इग्नोर कर देते हैं वर्स्ट केस एनालिसिस के लिए। वर्स्ट केस एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हम जब फॉल्ट करंट निकालते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरे बच्चों मेरी बात, फॉल्ट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉल्ट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है सिस्टम की सुरक्षा, सिस्टम के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन करना। तो हम क्या करते हैं, हम फॉल्ट करंट मैक्सिमम निकालते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, क्योंकि अगर सबसे बुरी हालत में बेटा सिस्टम को बचा लिया ना तो उससे बेहतर हालत में हमेशा सिस्टम को बचा लोगे। कहते हैं ना लाइफ में अगर किसी ने कमी में सरवाइव कर लिया तो बेटा उससे अच्छी बेहतर कंडीशन में तो वो इजीली सरवाइव कर सकता है। सेम चीज है, अगर हमारा सिस्टम मैक्सिमम फॉल्ट करंट को झेल गया तो कम फॉल्ट करंट को तो झेल सकता है। तो क्या डिराइव करना होता है हमेशा, मैक्सिमम फॉल्ट करंट। और वो कैसे आएगा, व्हेन इंपीडेंस इज मिनिमम। इंपीडेंस कैसे मिनिमम होगी, इग्नोर द रेजिस्टेंस। तो यार देखो अब जो आप पढ़ने वाले हो ना फॉल्ट और स्टेबिलिटी, इसके अंदर हमेशा ये ध्यान रखना वर्स्ट केस एनालिसिस की बात होगी। बात ये होगी क्या बुरी से बुरी कंडीशन में सिस्टम सरवाइव कर पा रहा है। इफ द आंसर इज यस तो बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, इफ द आंसर इज नो तो सिस्टम में चेंजेस करने की जरूरत है। बात क्लियर हो रही है, बात मेरे को ये बताते चलना मेरे भाई, साथ साथ क्लियर हो रही है। यानी बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत ज्यादा बेहतर वे में ग्राउंड लेवल पे जड़ से समझेंगे, इसे जड़ से समझेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना, समझ आ रही है मेरी बात। चलो, ट्रांसमिशन लाइन को नॉमिनल पाई सर्किट से दिखाया, लोड को एक पैसिव लोड से दिखा सकते हो, या मोटर है तो मोटर का सर्किट दिखा देना। अगर पैसिव लोड है तो आर और एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कहते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम। सर जी ये पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम क्या है, बेटा जब अगला चैप्टर आएगा ना जो फॉल्ट यूनिट के अंदर 3-4 चैप्टर हैं, तो जो अगला चैप्टर आएगा आप वहां ये देखोगे कि जब सिस्टम अनबैलेंस होता है तो उसको 3 सीक्वेंस में तोड़ दिया जाता है, अक्सर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और तीनों के लिए 3 अलग अलग नेटवर्क बनाए जाते हैं। तो उसमें से एक सीक्वेंस का ये नेटवर्क है। तो जब हम अनबैलेंस सिस्टम पढ़ेंगे तो ऐसे 3 सर्किट आपको बनाने हैं, समझ रहे हो। तो बेटा देखो पहला जो मैंने बोला ना, पहला पड़ाव फॉल्ट का जो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी क्या है, क्या मेरे बच्चे ये डायग्राम बना सकते हैं। अगर मेरे बच्चे ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, अगर ये आप डायग्राम बना सकते हो तो आप पहली सीढ़ी कवर कर चुके हो और आपकी आगे की राह बहुत इजी होने वाली है। तो इस तरह के अनबैलेंस फॉल्ट के अंदर 3 डायग्राम बनते हैं और बैलेंस के अंदर सिर्फ एक डायग्राम बनता है। ठीक है, बैलेंस में 1, अनबैलेंस में 3। तो फॉल्ट की पहली सीढ़ी क्या है, ये सर्किट डिराइव करना फ्रॉम द सिंगल लाइन डायग्राम। अभी जितना इजी लग रहा है ना उतना इजी है नहीं,
ये तो हर कोई बना सकता है, लेकिन बेटा इसमें वैल्यू कहां लिखी है? अभी वैल्यू तो डाली नहीं। तो मेन एम ये होता है कि क्या ये इन चीजों की वैल्यूज होंगी, क्या इनकी वैल्यू होंगी। इस पे आते हैं आगे, डोंट वरी, कल तक सीख जाओगे बढ़िया तरीके से। अब यार देखो, रिएक्टेंस डायग्राम की बात करते हैं। अभी हमने इंपीडेंस डायग्राम पे बात की, नाउ आई विल टॉक अबाउट रिएक्टेंस डायग्राम। ठीक है प्रथमेश मेरे भाई, पैरामीटर निकाले नहीं जाते, इंपीडेंस डायग्राम के गिवन होते हैं, उन्हें बस पर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, समझ रहे हो? दे आर जस्ट कन्वर्टेड टू पीयू, यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द पैरामीटर। ठीक है चलो, रिएक्टेंस डायग्राम में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस इग्नोर कर देते हैं, सारे रेजिस्टेंस बेटा इग्नोर कर देते हैं, तो सिस्टम क्या कहलाता है? रिएक्टेंस डायग्राम। पहले सिंगल लाइन डायग्राम से इंपीडेंस डायग्राम पे आए, उसमें आर भी था, उसमें एक्स भी था। अब सारे आर बेटा अगर इग्नोर कर दोगे तो क्या बनेगा? सिर्फ एक्स बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस डायग्राम। अब मेरे बच्चों जल्दी से ये बता दो, चैट के अंदर ये बता दो कि हम लोग रेजिस्टेंस को क्यों इग्नोर करते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, मुझे ये बताओ रेजिस्टेंस क्यों इग्नोर करते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इग्नोरिंग द रेजिस्टेंस इन फॉल्ट एनालिसिस? जल्दी बताओ। चल इतने में आगे चलता हूं, चैट में लिखो, द रिएक्टेंस डायग्राम गिव्स एन एक्यूरेट रिजल्ट फॉर शॉर्ट सर्किट स्टडीज, द वाइंडिंग रेजिस्टेंस लाइन रेजिस्टेंस आर क्वाइट स्मॉल इन कंपैरिजन विद लीकेज रिएक्टेंस, तो उसे इग्नोर कर देते हैं। शंट ब्रांचेस का, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, उसका करंट फॉल्ट करंट से बहुत छोटा है, उसे भी इग्नोर कर देते हैं। और बहुत सही आंसर आ रहा है चैट के अंदर, वर्स्ट केस एनालिसिस के लिए, वर्स्ट केस एनालिसिस के लिए। और बेटा ये टर्म ना अगले 2 चैप्टर में मुझसे कम से कम 50 बार आप सुन लोगे कि वर्स्ट केस एनालिसिस परफॉर्म करना है, वर्स्ट केस एनालिसिस परफॉर्म करना है। अब हमने शंट ब्रांचेस क्यों इग्नोर किए, ये ध्यान दो। शंट ब्रांच क्यों इग्नोर की है? शंट ब्रांच के अंदर बेटा जो करंट जाता है दैट इज मच लेस देन द फॉल्ट करंट, इसीलिए शंट ब्रांच को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा सोचो फॉल्ट में जा रहा है 1 किलो एम्पियर, शंट ब्रांच में जा रहा है 5 एम्पियर, तो आप कहोगे सर हम तो 5 एम्पियर कंसीडर करेंगे। भैया हम तो आमिर खान की तरह परफेक्शनिस्ट है, हम कैसे छोड़ दें सर 5 एम्पियर? बेटा उस 5 एम्पियर के चक्कर में तेरा आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा एक सवाल बनाने में। अब छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे बताओ? ठीक है, अब छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? अगर आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है एक क्वेश्चन बनाने में, जस्ट वो 5 एम्पियर 1000 के कंपैरिजन में कंसीडर करने में, तो क्या उसे लेना जायज है? क्या उसे लेना जायज है? बेटा हमेशा ना 2 चीजों के बीच का टकराव होता है लाइफ में, हमेशा 2 चीजों के बीच का, चाहे एग्जाम हो चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, दैट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो बेटा दोनों के बीच का ना तालमेल बना के चलना पड़ता है। एक चीज पे ज्यादा फोकस हो गए तो दूसरी चीज बिगड़ेगी, समझ रहे हो ना? एक पे ज्यादा ध्यान दे दिया तो दूसरा बुरा मान जाएगा। तो स्पीड भी रखनी है, एक्यूरेसी भी रखनी है। अगर मेरा रिजल्ट कुछ आसान तरीके से 99% एक्यूरेट आ जा रहा है तो मैं खुश हूं, 99% एक्यूरेट आ गया ना, मेहनत भी कम पड़ी, और क्या चाहिए? यानी क्या देखना है? एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड। अगर कम एफर्ट में ठीक ठाक रिवॉर्ड मिल जा रहा है, वी आर हैप्पी, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसमें हम लोग क्या कहते हैं? इट इज मेंट फॉर शॉर्ट सर्किट स्टडी। तो शॉर्ट सर्किट स्टडी में हम लोग क्या करते हैं? लोड को भी इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि बेटा लोड का जो करंट है क्या करेगा? लोड का जो करंट है दैट विल बी मच लेस देन द फॉल्ट करंट। अगर लोड का करंट फॉल्ट से बहुत छोटा होगा तो लोड को भी इग्नोर कर देना। आप फॉल्ट में ये देखोगे कंसीडर करने से ज्यादा चीजें इग्नोर कर देते हैं। हर वो चीज जिससे मेहनत बढ़े उसे इग्नोर करते जाओ, हर वो चीज जिसे मेहनत बचे उसे कंसीडर करते जाओ। ठीक है, समझ आया? अब विनोद कह रहे हैं सर रेजिस्टेंस ही क्यों इग्नोर किया? क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस छोटा होता है। अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि 2 नंबर्स का एवरेज लेना है 1 और 100, तो किसे इग्नोर कर सकते हो? 1 को या 100 को? किसे इग्नोर करोगे? ऑब्वियसली 1 को, छोटा है ना? चलो अब बात है सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर डायग्राम कैसे शो करते हैं? देखो सिंगल लाइन डायग्राम तो ये होता है, बस से जनरेटर जुड़ा है। इंपीडेंस डायग्राम में क्या आता है? ईएमएफ, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ईएमएफ, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस।
और रिएक्टेंस डायग्राम में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इग्नोर कर देते हैं। रिएक्टेंस डायग्राम में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बचती है, सिर्फ रिएक्टेंस। यार देखो सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर ना एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो एक्सेस है दिस इज मच मच ग्रेटर देन आर ए। इतना डिफरेंस होता है कि आर ए ना अप्रोक्सीमेटली 1 ओम होता है और वहीं एक्सेस अप्रोक्सीमेटली 30 ओम होता है। इतना फर्क होता है, इतना फर्क। ठीक है, तो इग्नोर तो कर ही सकते हो। अरे अभी तो बताया मेरे भाई, अभी तो बताया कि आपका रेजिस्टेंस बहुत छोटा है रिएक्टेंस से, तो छोटे भैया को इग्नोर करोगे ना, बड़े भैया को क्यों करोगे। समझ आ गया। चल अब आगे चलते हैं। ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन में ये क्या है भैया, नॉमिनल पाई मॉडल। अब आप कहोगे सर पाई क्यों लिया, टी क्यों नहीं लिया, है ना। चुल तो काटेगी, सवाल तो आएगा माइंड में। बेटा वो इसलिए क्योंकि टी मॉडल में ना बीच में, टी मॉडल में बीच में एक एक्स्ट्रा नोड आ जाती है, एक एक्स्ट्रा नोड आ जाती है, इसीलिए टी मॉडल को नहीं कंसीडर करते। वहां नंबर ऑफ नोड या नंबर ऑफ बसेस बढ़ जाती हैं, तो पाई मॉडल को प्रेफर करते हैं। इसमें भी शंट अगर इग्नोर कर दो तो ये क्या आ गया, शॉर्ट लाइन मॉडल। तो ये ध्यान रखना। देखो मैंने आपको लॉन्ग लाइन भी पढ़ाया है, पूरा वेव नेचर समझाया है, पूरा वेव नेचर बेटा समझाया है। ठीक है, पूरा वेव नेचर समझाया, लेकिन उसका फॉल्ट, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन वहां यूज नहीं करते, वहां यूज नहीं करते। वहां ऐसी वैल्यूज का यूज करते हैं, ऐसे सर्किट्स का यूज करते हैं जिन्हें सॉल्व करना आसान हो। ठीक है, जिन्हें सॉल्व करना आसान हो। ये बात क्लियर है। अब आप कहोगे सर यहां शंट क्यों इग्नोर किया। यार देखो सिंपल सा फंडा है, ये जो लाइन चार्जिंग करंट है ना, ये भी बहुत छोटा होता है। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर कोई छोटी सी क्वांटिटी है लेकिन मेहनत बड़ी सी बढ़ा दे रही है तो उसे इग्नोर कर दो ना यार। मेरे क्या दिक्कत है इग्नोर करने में। अब मान लो आपकी तैयारी में कोई छोटी सी अड़चन आ जाए, छोटी सी अड़चन आ जाए और वो आपके 10 दिन खा जाए, तो इससे बढ़िया तो उस अड़चन को इग्नोर कर देते, उस अड़चन को इग्नोर कर देते मेरे भाई, है ना। तो आपके दिन बच जाते। वही चीज यहां हो रही है, मेहनत बचाने के लिए जो छोटी छोटी वैल्यूज हैं इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज को इग्नोर कर रहा हूं, देखो शंट ब्रांच, शंट ब्रांच को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लोड को इग्नोर कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सी बार रेजिस्टेंस को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इग्नोर कर दिया जाता है। बात क्लियर है। अब देखो यार लोड की अगर बात करें एक पावर सिस्टम में, लोड कितने तरीके का हो सकता है। पैसिव लोड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। आरएल लोड जो होते हैं, इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोड। और फिर क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर। तो देखो सबसे ज्यादा इंडक्शन मोटर है बेटा, 55 से 75%, 55 से 75% पावर खाती है इंडक्शन मोटर। 5 से 15% सिंक्रोनस मोटर। और लाइटिंग और हीटिंग 20 से 30%, लाइटिंग और हीटिंग 20 से 30%। तो हम लोग फॉल्ट के अंदर ना हर लोड को इग्नोर करते हैं सिवाय सिंक्रोनस मोटर के। ये मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा, अभी ब्रीफ में बता दे रहा हूं। जब कभी फॉल्ट आता है, जब कभी सिस्टम में गड़बड़ आती है, तो ये जो मोटर है ना, ये जनरेटर बन के करंट देने लगती है। ये मोटर जनरेटर बन के बेटा करंट देने लगती है, इसीलिए मोटर को इग्नोर नहीं कर सकते। समझ आ रही है मेरी बात। बाकी सभी लोड, बाकी कोई भी लोड करंट देने की काबिलियत नहीं रखता सिवाय किसके, सिंक्रोनस मोटर के। इसीलिए सभी लोड को इग्नोर करना है सिवाय किसके, सिंक्रोनस मोटर के। ठीक है, आगे बताऊंगा कि इंडक्शन मोटर ऐसा क्यों नहीं करती, कि उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग नहीं है, इसीलिए इंडक्शन मोटर करंट डिलीवर नहीं कर सकती। सिर्फ कौन कर सकती है, सिंक्रोनस मोटर। अगर मोटा मोटा पकड़े तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर बिकम्स अ सिंक्रोनस जनरेटर व्हेन अ फॉल्ट ऑकर्स। ठीक है, जब कभी फॉल्ट आएगा तो सिंक्रोनस मोटर एक जनरेटर बन जाएगी। ठीक है, प्रथमेश मेरे भाई ऐसी रैंडम स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हो, बिल्कुल सही बात है। जनरेटर के टर्मिनल पे एलजी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन क्या करें। ठीक है, क्या करें इस बात का बताओ, कुछ हो सकता है। स्टेबिलिटी में सर इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगता है, पर यूनिट सिस्टम में मैं बता रहा हूं सर स्टेबिलिटी में इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगता है। या मैं बता रहा हूं सर रिले जो है ना सर्किट ब्रेकर को चलाता है। अरे भैया ये सब बातें जायज हैं, ये सब फैक्ट्स हैं, लेकिन इनको जबरदस्ती क्यों डिस्कस करें जब टॉपिक से रिलेटेड नहीं है।
ठीक है, चलो आगे। अब ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। देखो ट्रांसफॉर्मर सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट पर यूनिट सिस्टम। बट इससे पहले ट्रांसफॉर्मर का पर यूनिट मॉडल देखें, पहले ट्रांसफॉर्मर का मॉडल देख लेते हैं। तो यार ट्रांसफॉर्मर का ये सिंगल लाइन डायग्राम है, ये इंपीडेंस डायग्राम है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो इंपीडेंस होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, एक सेकेंडरी। तो हमने क्या किया है, हमने ये बोला है कि आई नॉट इज मच मच लेस देन फॉल्ट करंट। देखो आपको पता है ना यार, आई नॉट कितना होता है, ये 5 to 6% होता है फुल लोड करंट का। ठीक है, और ये जो आपका IF है ना, ये होता है बेटा 5 to 10 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। अब मुझे बताओ ये कितना तो छोटा रह गया, ये 10 गुना है, 10 गुना है, और वो 5% है, यानी कि वो 0.05 है, तो ये 10 टाइम्स है, तो इग्नोर कर सकते हो। तो इसीलिए शंट ब्रांच इग्नोर कर देते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, उसकी इंपीडेंस को एक तरफ रेफर कर लिया जाए, एक तरफ रेफर कर लिया जाए। जैसे मान लो अब ये 1:A है, तो अगर इधर लाओगे तो ये Z01 क्या बनेगा, Z1 + Z2/A²। अगर रेफर टू सेकेंडरी जाओगे तो ये क्या बनेगा, Z1A² + Z2। तो इस तरह से रेफर कर सकते हो आप एक साइड से दूसरी साइड पे मेरे भाई, रेफर कर सकते हो। यही तरीका है आसान करने का एनालिसिस को। अब पर यूनिट सिस्टम पे आते हैं कि सर आप बोल तो रहे हो कि पर यूनिट जो है पहली सीढ़ी है, पर यूनिट सिस्टम होता क्या है। बेसिक वे में रिवाइज करा रहा हूं बेटा, लेकिन एक बार मशीन का स्टार्टिंग वीडियो सब लोग जरूर देखेंगे पर यूनिट सिस्टम को पक्का करने के लिए। अब यार देखो कि 500 MVA 66 kV 10 किलो एम्पियर, ये सब वैल्यूज बड़ी दिख रही हैं बेटा, इसमें ना 10 की पावर में दिमाग चकरा जाता है। ये वैल्यूज इतनी बड़ी हैं कि इनमें हमारा 10 की पावर में दिमाग चकरा जाता है। अगर बेटा ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये वैल्यूज छोटी हो जाएं जिनके साथ डील करना आसान हो जाए, और वो सिस्टम होता है बेटा पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम। दूसरी परेशानी क्या होती है एक्चुअल वैल्यूज में, यार 3 फेज में से ना आप में से मैक्सिमम जनता करती होगी √3 और 3 की गलती, √3 और 3 की गलती करती होगी बेटा, करते हो, सब लोग करते हैं, मानते हो मेरी बात। यू मेक अ मिस्टेक ऑफ √3 and 3। ठीक है, तो बेटा अगर ऐसी मिस्टेक्स करते हो तो वो भी मिनिमाइज हो जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट द पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम तो वो भी मिनिमाइज हो जाती हैं। और दूसरी बात क्या होती है, इतने सारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं यार एक पावर सिस्टम में, कहां तक रेफर करते बैठोगे, कहां तक रेफर करते बैठोगे मेरे भाई, ये मुझे बताओ। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरे भाई, आप कैसे रेफर कर सकते हो यार। मान लो 50 ट्रांसफॉर्मर हैं, एक में रेफर करने में हालत खराब हो जाती है, 50 ट्रांसफॉर्मर में रेफर कहां तक करेंगे। तो यार ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि एक 3 फेज सिस्टम में या एक सिस्टम के अंदर अक्सर एग्जिस्ट करती हैं, अक्सर एग्जिस्ट करती हैं। तो इन सब का एक ही समाधान है, और वो क्या है, पर यूनिट सिस्टम। आपको पता है कॉलेज टाइम में ना यार हमें पर यूनिट सिस्टम पढ़ाया नहीं गया। अब मैंने यार नागराज कोठारी उठा ली मशीन की, अब यार उसके अंदर पेल रखा है पर यूनिट सिस्टम। अब मैं इतना घबरा गया यार, ये पर यूनिट सिस्टम चीज क्या होती है, ये तो हर क्वेश्चन ही पर यूनिट से बना रहा है, और यहां हमने कभी पर यूनिट का नाम भी नहीं सुना। बट आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे आता है, अब मुझे आता है तो मैं आप लोगों को भी सिखा दूंगा, है ना। तो आप क्यों डर रहे हो। अब देखो यार पर यूनिट सिस्टम से क्या होता है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करता है, एंगल को अफेक्ट नहीं करता। यानी कि अगर एक वोल्टेज है, मान लो एक वोल्टेज है 100 kV एंगल 30 डिग्री, तो अगर आप इसे पर यूनिट में ले आए मेरे भाई तो ये कुछ हो जाएगी VPU, लेकिन इसका एंगल क्या रहेगा, 30 डिग्री। समझ आया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, ठीक है, तो एंगल सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा। अब नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑल वेरिएबल, नॉर्मलाइज करने का मतलब है उन्हें एक कॉमन वैल्यू से, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाता है, उन्हें छोटा कर दिया जाता है, इसके अलावा इसकी कोई यूनिट नहीं होती। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
कि पर यूनिट सिस्टम क्या करता है, इट मेक्स ऑल क्वांटिटीज यूनिटलेस, ऑल क्वांटिटीज यूनिटलेस। समझ गए भाई। चलो अब संकेत कह रहे हैं सर प्रिंट निकलवाने में व्हाइट बैकग्राउंड अच्छा रहता है। बेटा लेक्चर के एस्थेटिक्स भी देखने पड़ते हैं, इट शुड लुक वेरी गुड। तो अगर आपको व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए तो आप क्या कर सकते हो ना बेटा, जब मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा आप नोट्स बना सकते हो। प्रिंट आउट क्यों निकलवा रहे हो, वैसे क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों इतना रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो, मत करो। आप डायरेक्टली या तो सॉफ्ट कॉपी में यूज कर लो या फिर आप हैंड रिटन नोट्स बना लो। अब एडवांटेजेस क्या है पर यूनिट सिस्टम की, सबसे पहले इंडिपेंडेंट ऑफ पावर रेटिंग एंड टर्मिनल वोल्टेज। पावर रेटिंग और टर्मिनल वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है। यहां लाइन और फेज में कंफ्यूजन नहीं होगा मंजुनाथ मेरे भाई, यहां लाइन और फेज का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो √3 का फैक्टर पर यूनिट में नहीं आता, याद रखना, पर यूनिट में √3 का फैक्टर नहीं आता। मैन्युफैक्चरर भी बहुत बार आपको रेटिंग पर यूनिट में देते हैं। पर यूनिट इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ सेम होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कनेक्शन क्या है। यानी ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी पे इंपीडेंस देखो या सेकेंडरी पे, अगर वो पर यूनिट में है तो वो बराबर आएगी। डजंट मैटर स्टार स्टार है, डेल्टा डेल्टा है, स्टार डेल्टा है या डेल्टा स्टार है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ बराबर आती है। ठीक है। पर यूनिट मेथड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज चेंजेस एंड फेज शिफ्ट। यानी यार देखो ट्रांसफॉर्मर फेज शिफ्ट देता है ना, कभी 30 डिग्री का, कभी 150 डिग्री का, तो बेटा इससे फर्क ही नहीं पड़ता, इससे फर्क ही नहीं पड़ता, समझ रहे हो। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांसफॉर्मर फेज शिफ्ट क्या देता है, ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो क्या है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, लाइन करंट फेज करंट, सब सेम रहता है पर यूनिट में। दैट इज द बेस्ट पार्ट। यानी ट्रांसफॉर्मर में जितनी समस्याएं आती थी सब आसान हो जाती हैं जब हम पर यूनिट के बारे में बात करते हैं। अब देखो पर यूनिट सिस्टम के अंदर 4 वैल्यूज के बारे में बात होती है, वोल्टेज, करंट, पावर और इंपीडेंस, 4 वैल्यूज के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं यार कि कोई भी पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, पर यूनिट वैल्यू होती है बेटा एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। अब सर ये बेस वैल्यू क्या होती है, बेटा ये बेस वैल्यू ना एक रेफरेंस होती है, एक रेफरेंस होती है, यानी कि इसकी मदद से ही किसी क्वांटिटी को पर यूनिट में लेके जाते हैं, इसकी मदद से ही कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट में कन्वर्ट की जाती है। तो बेस वैल्यूज 4 क्वांटिटीज के लिए डिराइव की जाएंगी, वोल्टेज, करंट, पावर और इंपीडेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में यही 4 तो वैल्यूज हैं जिन्हें पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इन्हीं चारों का बेस होगा। इनमें से 2 बेस वैल्यू पहले से पता होती हैं जो कि अक्सर होती हैं वोल्टेज और पावर। पावर भी कौन सी भाई, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, ठीक है। ये दोनों हमें गिवन होती हैं और इन्हीं की मदद से हम लोग हमेशा निकालते हैं। देखो जैसे अगर सिंक्रोनस जनरेटर है, मान लो सिंक्रोनस जनरेटर की रेटिंग दे दी 100 MVA 66 kV, समझ रहे हो। तो बेटा यहां पे जो 100 MVA है ना, ये आपका बेस पावर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बेस पावर जो उसकी रेटिंग है, और ये जो 66 kV है ये बन जाएगा बेस वोल्टेज। अब बाकी के बेस ना यहां से डिराइव किए जाते हैं, कैसे, देखो I बेस इज S बेस बाय V बेस। आप कहोगे नहीं सर √3 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं सिंगल फेज में कह देता हूं, मैं सिंगल फेज में कह देता हूं, ठीक है। और फिर Z बेस इज V बेस बाय I बेस। समझ में आया, समझ में आया। अब I बेस की वैल्यू अगर डाल दोगे तो V बेस स्क्वायर बाय S बेस। ये भी बेटा किस में बात हो रही है, सिंगल फेज में। यानी 2 बेस वैल्यूज आपको गिवन रहेंगी। कौन कौन सी 2 बेस वैल्यूज आपको गिवन रहेंगी, एक आपकी एपरेंट पावर
और एक आपका वोल्टेज, उससे आप करंट और इंपीडेंस हमेशा डिराइव करेंगे। करंट और इंपीडेंस बेटा डिराइव की जाएंगी, बाकी दोनों वैल्यूज हमेशा गिवन रहेंगी। अब आप कहोगे सर रेजिस्टेंस को पर यूनिट में कन्वर्ट कैसे करें? यार देखो, रेजिस्टेंस को किससे डिवाइड करोगे? जेड बेस से। ऐसा मत सोचना आर और एक्स के लिए अलग अलग बेस होता है। रिएक्टेंस को भी किससे डिवाइड करोगे? जेड बेस से। ठीक है, रियल पावर को किससे डिवाइड करोगे? एस बेस से। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यहां पे ये है, किसी भी क्वांटिटी के रियल और इमेजिनरी पार्ट का बेस हमेशा सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि रियल पार्ट का बेस अलग और इमेजिनरी पार्ट का बेस अलग। कॉम्प्लेक्स पावर के दो हिस्से हैं, रियल पावर और रिएक्टिव पावर। दोनों के लिए बेस यूज होगा एस बेस। इंपीडेंस के दो हिस्से हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। दोनों के लिए बेस यूज होगा जेड बेस। अब थ्री फेज में क्या होगा? देखो थ्री फेज में क्या होता है, थ्री फेज पावर जो है उसको हम यूज करते हैं एस बेस की तरह, और बेटा जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है उसको यूज करते हैं वी बेस की तरह। तो वी बेस क्या है? लाइन टू लाइन वोल्टेज, और एस बेस क्या है? थ्री फेज पावर। तो अब देखो, अगर स्टार कनेक्शन होता है, अब बेटा अगर स्टार कनेक्शन होता है तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले निकालते हो आई एल बेस, लाइन करंट का बेस, इसको बोलेंगे आई बेस। ये होगा एस बेस बाय √3 वी बेस। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा थ्री फेज की पावर √3 VL/IL होती है। थ्री फेज की पावर √3 VL/IL होती है। बहुत सारे छोटे छोटे गधा प्रसाद क्या करते हैं, यहां cos फाई लगा देते हैं। ऐसा मत करना, ये एपरेंट पावर है ना कि रियल पावर, तो cos फाई नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखो यार, स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट बराबर होता है, बराबर होता है ना। ठीक है भाई। अब लेकिन फेज वोल्टेज लाइन का √3 से डिवाइड करके आती है। ठीक है, लाइन का √3 से डिवाइड करके आती है। VL बेस को ही तो V बेस कहते हैं। लाइन वोल्टेज के बेस को ही बेस वोल्टेज कहा जाता है। और देखो Z बेस अगर निकालना है तो हमेशा याद रखना VPH का बेस ओवर IPH का बेस। कहने का मतलब ये, इंपीडेंस हमेशा फेज में देखी जाती है, ना कि लाइन में। फेज में देखना है तो ये वैल्यू अगर सॉल्व करके निकालोगे तो ये आएगी। ठीक है ना, ये वैल्यू आएगी आपके पास। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसी टाइप से अगर डेल्टा कनेक्शन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में बेटा VPH का जो बेस है वही बेस आपका किसका है? VL का। और इसी को हम क्या बोलेंगे? V बेस। ठीक है, अब IL बेस क्या है? IL बेस है I बेस, जिसको बोलोगे S बेस बाय √3 V बेस। ठीक है, अब IPH बेस क्या है? ये है IL बेस बाय √3। यही होता है ना डेल्टा में, फेज करंट इज लाइन करंट बाय √3। अब आप जब Z बेस निकालोगे, Z बेस है VPH बेस बाय IPH बेस, तो ये जो है ना स्टार वाले से 3 गुना आता है, और जो कि आना भी चाहिए भाई। क्यों आना चाहिए सर, ऐसे कैसे बोल रहे हो? बेटा इसलिए क्योंकि जब स्टार से डेल्टा जाते हैं तो इंपीडेंस 3 गुना हो जाती है। जब स्टार से डेल्टा जाते हैं ना तो इंपीडेंस 3 गुना हो जाती है। वही फैक्टर यहां देखने मिलता है। ठीक है, तो ये सब मैंने मशीन के अंदर भी पढ़ाया, फिर बता रहा हूं, एक बार लेक्चर देख सकते हो। अब पर यूनिट सिस्टम फॉर अ ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर में हमने ये तो देख लिया कि आप इंपीडेंस को चाहो तो प्राइमरी साइड रखो, चाहो तो सेकेंडरी साइड रखो, रख कहीं भी सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। लेकिन पर यूनिट में क्या होगा? पर यूनिट सिस्टम के अंदर देखो क्या होता है, ये जो आपका इंपीडेंस है ना, जैसे देखो Z01 है,
जब ये ट्रांसफॉर्मर इस टाइप से दिखाया गया है, ये पर यूनिट सिस्टम के अंदर बेटा ऐसे आ जाता है, सिंपल, सारे टर्न्स वगैरह हट जाते हैं, सब हट जाता है, ठीक है, ऐसे बन जाता है, सिंपल, ठीक है भाई। अगर ऐसे ही चाहो तो आप सेकेंडरी पे दिखा दो ये इंपीडेंस। समझ आ रहा है क्यों फायदा होता है पर यूनिट का? ट्रांसफॉर्मर का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक यानी कि ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स गायब कर दिया जाता है। अब देखो ये भी सेम बनता है, और खासियत ये होती है, Z01 का मतलब क्या था? इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑन प्राइमरी। Z02 क्या था? इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑन सेकेंडरी। खासियत ये होती है कि बेटा ये दोनों वैल्यूज बराबर आती हैं, दोनों वैल्यूज बराबर आती हैं। तो आपको याद क्या रखना है मेरे बच्चों? आपको याद ये रखना है कि पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर, impedance is same on both sides of transformer, ठीक है। लेकिन ना बेस वैल्यू बराबर नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो 100 kVA 11 kV बाय 33 kV का ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? प्राइमरी साइड का बेस अलग, प्राइमरी साइड का बेस क्या होगा? 100 kVA 11 kV, और यहां करंट क्या हो जाएगा? 100/√3 इंटू 11, और इंपीडेंस क्या हो जाएगी? 11/I, ठीक है। वैसे तो 11/I नहीं, जैसे मान लो ये स्टार है, ये डेल्टा, तो यहां हो जाएगी 11² 100। और सेकेंडरी में अलग से करोगे, देखो सेकेंडरी अलग से लिया जाएगा। सेकेंडरी में देखो पावर तो सेम ही होती है ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ। वोल्टेज आ गई 33 kV। ये मैं बेस वैल्यूज बता रहा हूं, बात समझ में आ रही है ना? ये बेस वैल्यूज हैं, तो बेस वैल्यू ना बेटा अलग अलग ली जाती है, बेस वैल्यू दोनों साइड पे अलग अलग ली जाती है। तो ये बन गया, ठीक है। तो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है डेल्टा के लिए, 3 टाइम्स है, समझ आया? तो बेस वैल्यूज अलग अलग होती हैं, लेकिन पर यूनिट वैल्यू दोनों साइड पे सेम होती है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ पर यूनिट सिस्टम। अब क्या होता है, देखो एक पावर सिस्टम के अंदर जनरेटर की रेटिंग अलग, ट्रांसफॉर्मर की अलग, ट्रांसमिशन लाइन की अलग, सबकी रेटिंग अलग अलग है। लेकिन जब पूरे पावर सिस्टम को बेटा पर यूनिट में लाते हैं, जब पूरे पावर सिस्टम को पर यूनिट में लाते हैं, तो हमें सबका बेस एक रखना होता है, सबका बेस एक रखना होता है। लोचन मैंने बता दिया ना, सिंगल फेज और 3 फेज का बेस वैल्यू कैसे आता है, मैंने बता दिया बेटा फॉर्मूला। तो सबका बेस सेम करना होता है। तो यहां पे क्या होता है, देखो पर यूनिट इंपीडेंस नई जो आती है, अगर आपको बेस चेंज करना है तो पुरानी कोई पर यूनिट इंपीडेंस, और मैं फिर बता रहा हूं ये मैं मशीन में भी पढ़ा चुका हूं, इसीलिए वी आर जस्ट रिवाइजिंग। तो आप मशीन की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना इस चैनल पे। तो यहां मतलब क्या है, देखो Z पर यूनिट ओल्ड, Z पर यूनिट ओल्ड इज ऑलरेडी गिवन, is already given on base V old and S old, V old and S old इस बेस पे गिवन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इसको V न्यू और S न्यू पे, ठीक है, V न्यू और S न्यू पे। और मैं ना आपको कल सिखाने भी वाला हूं कि कैसे पर यूनिट सिस्टम का यूज पावर सिस्टम में करते हैं। ये वाला फॉर्मूला यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर सिस्टम के अंदर आपको याद रखना कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। पावर सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, याद कर लेना, ठीक है।
तो बच्चों आज के अंदर हमारा पर यूनिट सिस्टम वाला पार्ट कवर हो गया। कल इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा, लेकिन आप जानते हो रूल क्या है, लास्ट में 3 क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो लेट्स क्रैक इट एवरीबॉडी, लेट्स सी द क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इक्वल, ट्रू और फॉल्स? कम ऑन एवरीबॉडी, ट्रू और फॉल्स? पर यूनिट इंपेडेंस बराबर होती है प्राइमरी और सेकेंडरी की। क्या पर यूनिट इंपेडेंस बराबर होती है प्राइमरी और सेकेंडरी की? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टाइम इज अप। फॉल्स, फॉल्स। आप कहोगे सर अभी तो इक्वल बताया। बेटा पर यूनिट इंपेडेंस इक्विवेलेंट इंपेडेंस की बराबर होती है। पर यूनिट वैल्यू ऑफ Z इक्विवेलेंट इज सेम, इज सेम, ठीक है। Z1 पर यूनिट इज नॉट इक्वल टू Z2 पर यूनिट, बट यस Z01 पर यूनिट इज सेम एज Z02 पर यूनिट। समझ आया? समझ आया? इक्विवेलेंट इंपेडेंस की पर यूनिट वैल्यू बराबर होती है, इंडिविजुअल इंपेडेंस की नहीं। अगला, बेस इंपेडेंस ऑफ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन इज सेम। अभी डिराइव कराया, जल्दी से बता दो बेस इंपेडेंस क्या दोनों की बराबर आती है? ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स? 6 5 4 3 2 1 एंड द टाइम इज अप। फॉल्स। 3 टाइम्स होती है। Z डेल्टा is 3 times Z star. Next question, representing circuit breaker is necessary in SLD. सर्किट ब्रेकर दिखाना जरूरी है सिंगल लाइन डायग्राम में। जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? एंड दिस इज फॉल्स, नहीं जरूरी है, ठीक है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर आया। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया, अनअकैडमी ने फ्री प्लान लॉन्च कर दिया जिसके अंदर टेस्ट सीरीज, क्विज, कॉम्बैट, स्पेशल क्लास सब कुछ है। और उस फ्री प्लान की चाबी आपके सामने है, अंकित ESE। तो आपसे बेटा फ्री प्लान के लिए रजिस्टर करते हुए इनवाइट कोड मांगेगा। जो बच्चे अब तक अनअकैडमी ऐप पे नहीं है उनसे, तो वो लोग कोड लगा दें अंकित ESE, बता देना अंकित सर ने इन्वाइट किया प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा यह है आपकी इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक गेट और ESE के लिए। तो बेटा इसमें आपको गेट लाइव कैपिटल में लिखना है, सारे लेक्चर, सारे नोट, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। और देखो अगर अंकित ESE कोड लगाते हो प्लस के सब्सक्रिप्शन में, तो 1 ईयर का पड़ेगा 27,225, 1.5 ईयर 34,650, 2 ईयर 39,600। और आइकॉनिक में लगाते हो तो 50,250 से बन जाएगा 45,225 और 2 ईयर का 66,600। तो जब आप पेमेंट कर रहे हो चेक कर लेना कोड क्या लगना चाहिए, अंकित ESE। ये कोड आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट दिलवाएगा और मेरी गाइडेंस में तैयारी का मौका, ठीक है। अब ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, ऐप डाउनलोड करके फॉलो कर लेना, ताकि जब जब लाइव आऊंगा नोटिफिकेशन आएगा। अभी 8:30 बजे क्वेश्चन कराने वाला हूं। और हमारे अदर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ये तो नहीं करोगे ऑब्वियसली, तो जंक्शन पाठशाला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब्सक्राइब कर लेना, ये सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपका बेस्ट कंटेंट आने वाला है और सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कवर करा रहे हैं। तो डू सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड नाइट, लेट अस मीट इन स्पेशल क्लास एट 8:30 PM। सी यू।